तो जिस पर राष्ट्रपति को पता चलेगा वो भगा देगा। ससुरे तो 200 रुपए के लिए घूम रहे सुबेरे, ये आदमी एकदम ठीक नहीं है, भगा देगा। सच्ची बोल रहा हूं, यही होता है। सवैतनिक रोजगार। दूसरा प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, ये आप लोगों से जुड़ा हुआ है। दूसरा, दिवालिया घोषित हो, सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाए। डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर सक्षम न्यायालय दिवालिया घोषित कर दे, दिवालिया घोषित करने का अधिकार न्यायालय को होता है, और अगर न्यायालय ने आपको दिवालिया घोषित कर दिया तो आप कुछ भी, मतलब देश में कुछ भी नहीं कर सकते फिर उसके बाद। तो सदस्य अध्यक्ष कहां दिवालिया समझते हो क्या? विजय माल्या, वाह, अरे ससुरे, दिवालिया कहने का मतलब आप जब कर्ज लिए हैं और कर्ज चुका पाने की स्थिति में आप नहीं है, आप हाथ पांव पसार दिए, ले मैं ही छू, क्या करेगा, जा, नहीं चुका सकता, तो मतलब आप दिवालिया हो, है ना? आदमी पसार दे, समझ गए? खैर छोड़ो, वो सब आपका व्यक्तिगत मामला है। तो दिवालिया प्यारे बच्चों। अगली चीज देखें, मानसिक अस्वस्थता, ठीक है ना? मानसिक अस्वस्थता, मेंटली अनसाउंड या अनसाउंड माइंड, मेंटल इलनेस लिखो इसको, मेंटल इलनेस, ठीक है ना? मानसिक अस्वस्थता, दिमागी रूप से कमजोर है, अकबकाया रहता है? मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष है और खुद ही फरियादी जैसे खड़ा हो जाता है, मेरे को न्याय चाहिए, बीबी ने मारा है? मानसिक अस्वस्थता, खोया रहता है ख्यालों में किसी के, है? जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूं, मतलब जाना है कहीं और, चला जा रहा है कहीं और, अकबकाए बैठा रहता है ना? तो अगर ऐसा भी पता चल जाता है प्यारे बच्चों, तो राष्ट्रपति भगा देगा, सोच लेना। तो मानसिक अस्वस्थता। इसके बाद अगला है विकृत चित्त, अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त। मानसिक अस्वस्थता तो समझ गए, थोड़ा सा पगलाया रहेगा। विकृत चित्त मतलब क्रूर टाइप का आदमी, घूर रहा है तो घूर ही रहा है, सनकी, ठीक बोली, क्या गजब शब्द बताई, ठीक है ना? सनकी है, अभी उतर कर रट रट सोचो तो कोई तुम में से ऐसा निकले, उठे ऐसे चिल्लाते हुए निकले, मारे रट रट मारना चालू कर, वही सनकी। सही बात, अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त है, घूर रहा है तो घूरे ही जा रहा है, सामने वाला टेंशन में भग दिया। खैर छोड़ो, ठीक। और लास्ट, नैतिक अधमता। अगर नैतिक अधमता का दोषी हो, नैतिक अधमता को इंग्लिश में कहते हैं मोरल टर्पीट्यूड। नैतिक अधमता, फाउंड गिल्टी ऑफ मोरल टर्पीट्यूड। अगर नैतिक अधमता का दोषी हो, फाउंड गिल्टी ऑफ मोरल टर्पीट्यूड। अच्छा, नैतिक अधमता क्या होता है? नैतिक अधमता की परिभाषा कहीं पर दी नहीं गई है ना? कहीं पर भी समझाया नहीं गया, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। नैतिक अधमता मतलब ऐसा अपराध जो नैतिक रूप से गलत हो, जैसे देशद्रोह, ठीक है? देशद्रोह जो है आपका नैतिक अधमता के अपराध में आएगा, ठीक है? महिलाओं से संबंधित कोई भी अपराध नैतिक अधमता के अपराध में आएगा। भ्रष्टाचार नैतिक अधमता का अपराध है। तो कुल मिलाकर के अगर कोई नैतिक अधमता का दोषी पाया गया हो, मतलब मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष सदस्य 2-4 रुपया चोरी करते हुए पकड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं, वो नैतिक अधमता नहीं, ठीक है? लेकिन देशद्रोह के आरोप में पाया गया, भ्रष्टाचार कर रहा बहुत बड़े लेवल पर, तो फिर भगा देगा, राष्ट्रपति भगा देगा। ये आपका डायरेक्ट हटाया जाना, मतलब राष्ट्रपति इसमें किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे। ये 5 बातें अगर राष्ट्रपति को पता चली तो राष्ट्रपति सीधे क्या कर सकते हैं, उसे पद से हटा सकते हैं, ठीक है? ये दोनों के लिए लागू हो। सारे न्यायालय सक्षम है, ठीक है? क्रैश कोर्स फिर बता रहा हूं,
प्रश्न पूछ ले। समझ में आया? ऐसे बहुत बड़ा सिलेबस है जी, खत्म करना बहुत जरूरी है। देख रहे हो कितना टाइम लगता है, और कानून है, समझ में भी नहीं आएगा। अब देखो, ये विकृत और नैतिक, ये याद हुआ कि नहीं? 5 तरीके। अब देखें विशेष प्रक्रिया क्या है। विशेष प्रक्रिया तो देखो, विशेष प्रक्रिया से भी राष्ट्रपति हटाएंगे, लेकिन कब? आधार क्या होगा उसका, किन परिस्थितियों? जैसे ये 5 आधार हुए तो डायरेक्ट हटा देगा, लेकिन कब विशेष प्रक्रिया का पालन होगा? तो नंबर 1 कदाचार, और नंबर 2 शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता। सॉरी, शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक अस्वस्थता पर तो सीधा भगा देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये 5 चीजें हुई तो राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा देगा। और अगर 2 चीजें हुई, नंबर 1 कदाचार, इंग्लिश में बोलेंगे गिल्टी या फाउंड गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर। कदाचार को मिसबिहेवियर भी बोलते हैं, ठीक है ना, मिसबिहेवियर। और दूसरा आपका शारीरिक असमर्थता, फिजिकल इनकैपेबिलिटी। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे, अच्छा कदाचार समझते हो? कदाचार मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर मतलब आप क्या सोच रहे हो? मैं समझ रहा था, इतना ही समझोगे। मैं बोलूं मिसबिहेवियर का मतलब, जैसे माता राम ने बताया बदतमीजी नहीं। अब मान लो कि आयोग का अध्यक्ष किसी को गरिया दिया है, या किसी को बोले चल भाग तू यहां से, तो उसको पद से हटा देगा राष्ट्रपति? ऐसा नहीं है। मिसबिहेवियर का मतलब यहां पर है मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पावर एंड पोस्ट। अगर आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, भाई वो मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष है, किसी को जबरिया, उसका मान लो किसी ने दिल तोड़ा था, और उसको जब आयोग का अध्यक्ष बना तो सीधा उसने पकड़ करके सकेल दिया कि बोले भाई तूने मेरा दिल तोड़ा था, मानव अधिकार का उल्लंघन है, उल्लंघन है प्यारे बच्चों, है ना? जब ये टूटता है तो आवाज भले नहीं आती, लेकिन दर्द बहुत होता है। कई लोग अभी भी दर्द में ही शायद तैयारी करने आए होंगे, अब बताऊंगा इसको, है? खैर देखो, छोड़ो ये सब, आपका व्यक्तिगत मामला है। मैं बोल रहा हूं कि कदाचार का मतलब क्या होगा? आपका मिसबिहेवियर। और दूसरा शारीरिक असमर्थता, फिजिकल इनकैपेबिलिटी। ठीक, मतलब हाथ चल रहे हैं, बैठे हुए 4 लोग उठा करके कुर्सी पर बैठा रहे, हाथ पकड़ रहे हैं तब सिग्नेचर हो रहा है, लेकिन कुर्सी छोड़ने का आपको मन नहीं कर रहा, तो फिर राष्ट्रपति को पता चलेगा तो जांच करवाएगा, बता तो रहे सही बात है क्या, हटा देगा। तो विशेष प्रक्रिया आ रहा है समझ में? अब देखो, तो ये अगर बातें हुई तो विशेष प्रक्रिया होगी। विशेष प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया क्या है? याद रखें कि जैसे ही ये खबर राष्ट्रपति को लगेगी, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को जांच का आदेश देंगे, ठीक है ना? और सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच रिपोर्ट में अगर हटाने की सिफारिश करती है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना? इफ प्रेसिडेंट गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट द मिसबिहेवियर and the physical incapability of members and chairperson, then president can order to the Supreme Court to enquire the matters. राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को जांच का आदेश दे सकता है, ठीक है? If the Supreme Court inquiry reports, if the Supreme Court inquiry reports approves the removal or approach for the removal of the members and chairperson, president can remove, है ना? प्रेसिडेंट फिर क्या कर सकता है? उसको रिमूव कर सकता है। समझ में आया? ये विशेष प्रक्रिया आया कि नहीं आया समझ? पक्का? तो ये आपका इस तरीके से पदमुक्ति की प्रक्रिया होती है। क्लियर हुआ?
पदमुक्ति। पदमुक्ति के बाद क्या है आपका? कार्यकाल। कार्यकाल भी वही सेम एनएचआरसी और आपका एसएचआरसी, ठीक है ना? तो एनएचआरसी और एसएचआरसी का कार्यकाल अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसका कार्यकाल कितने बताया गया? धारा 6। और ये कार्यकाल कितने बताया गया है? ठीक है ना? ठीक, कार्यकाल। अब देखो, कार्यकाल चाहे एनएचआरसी का हो या एसएचआरसी का हो, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या होगा? 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। हाँ, 2019 से पहले 5 वर्ष 70 वर्ष था, अब 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। ठीक है ना? इनका कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। याद रखें कि मूलतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष था। ठीक है, वर्ष 2019 में इसे घटा करके 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 3 इयर्स और 70 इयर्स ये आपका इसमें हुआ है। कार्यकाल के बाद अगला क्या है? सेवा शर्तें। यही है ना? हाँ 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 भाई। कार्यकाल के बाद देख लो आपका कार्यवाहक अध्यक्ष। मतलब सेक्शन मैंने आपको पूरा याद करवा दिया है, उसके हर सेक्शन को अपने को डील नहीं करना, इसलिए सेवा शर्तों में ध्यान। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष, एक्टिंग चेयरपर्सन। कार्यवाहक अध्यक्ष देखो, चाहे एनएचआरसी हो चाहे एसएचआरसी हो, है ना? कार्यवाहक अध्यक्ष जो है, पहली बात कौन बनेगा? कौन बन सकता है कार्यवाहक अध्यक्ष? तो याद रखें, आयोग के सदस्यों में से ही एक सदस्य, जो आयोग के सदस्य हैं, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो 12 सदस्य हैं और राज्य मानवाधिकार आयोग में जो 2 सदस्य हैं, उन सदस्यों में से कोई एक सदस्य जो है आपका क्या बन सकता है? कार्यवाहक अध्यक्ष बन सकता है, एक्टिंग चेयरपर्सन। ठीक है, एनी मेंबर फ्रॉम द कमीशन कैन बिकम द एक्टिंग चेयरपर्सन। और कब बनेगा, है ना? कब कार्यवाहक अध्यक्ष बनेगा? याद रखें, ड्यूरिंग द सडन वैकेंसीज ऑफ द, ठीक है ना, ड्यूरिंग द सडन वैकेंसीज, आकस्मिक रिक्तियों की स्थिति में। आकस्मिक रिक्ति मतलब अचानक पद अगर खाली हो जाए, मृत्यु हो जाए, स्थानांतरण हो जाए, छुट्टी पर चला जाए, है ना, इसको आकस्मिक रिक्ति कहते हैं। आकस्मिक रिक्ति कहेंगे इसको। समझ में आया? तो ये आपका कार्यवाहक अध्यक्ष होता है। कार्यवाहक अध्यक्ष के बाद सेवा शर्तें। तो देखो, धारा लिख लोगे ना आप तो ना? सेवा शर्त, टर्म्स एंड कंडीशंस। सेवा शर्तें एनएचआरसी के लिए भी और आपका एसएचआरसी के लिए। अच्छा, सेवा शर्तों में हम देखते क्या है? वेतन। तो देखो, एनएचआरसी में क्या है? आपका अध्यक्ष है और सदस्य है, और एसएचआरसी में भी क्या है? आपका अध्यक्ष है और सदस्य। एनएचआरसी के जो अध्यक्ष होंगे उनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर होगा। ठीक, और जो सदस्य होंगे उनका वेतन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बराबर अध्यक्ष का वेतन होगा, और सदस्य का वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा। इसका मतलब वेतन कितना होगा? 2,80,000 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, तो वही अध्यक्ष का होगा।
और 2,50,000 जो है आपका जज का है, इसलिए वो सदस्य का वेतन हो जाएगा। ठीक। राज्य मानव अधिकार आयोग में जो अध्यक्ष का वेतन होगा वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होगा। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? जितना जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। यानी ये हो गया आपका, इसको मिलेगा 2,50,000। और जो सदस्य होंगे उनका वेतन जज ऑफ हाई कोर्ट के बराबर होगा और इनका वेतन होगा आपका 2,25,000। याद हुआ? सेवा शर्तें। ठीक है, इसके आगे जो रिक्तियां हैं, विनियम है, ये हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? तो ये आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 5 कंप्लीट है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय एवं राज्य मानव अधिकार आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य मानव अधिकार आयोग की संरचना समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। 60 शब्दों में, 60 वर्ड। नेक्स्ट लिखेंगे, लिखे राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोगों राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदमुक्ति की विशेष प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। ठीक है, एनलाइट द स्पेशल प्रोसीजर फॉर रिमूवल एनलाइट द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ members and chairperson of NSRC, HRC and SHRC। ठीक है, 60 वर्ड। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे, आयोगों में अब देखो, आयोगों में लिखा, केवल आयोग बोला, तो जब भी केवल आयोग बोलेगा तो उसका मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होगा। इस बात को याद रखना है। राज्य मानव अधिकार आयोग उसको पूछना होगा तो स्पेसिफाई करेगा राज्य मानव अधिकार आयोग, और अगर केवल आयोग बोला इसका मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो लिखेंगे आयोगों में। अब यहां पर मैं आयोगों बोल रहा हूं, मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नहीं, दोनों के बारे में बोल रहा हूं। आयोगों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को समझाइए। आयोगों में सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया समझाइए। ठीक है ना, एक्सप्लेन द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर इन ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है ना, 60 वर्ड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखेंगे, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोगों में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदमुक्ति की सभी प्रक्रियाओं का उल्लेख करें। डिस्क्राइब द all the procedure of removal of members and chairperson in human right commissions। ठीक है ना, मानवाधिकार आयोगों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदमुक्ति की सभी प्रक्रियाओं का उल्लेख करें। मतलब तीनों चीज आपको बताना पड़ेगा।
ठीक है, 100 वर्ड्स। हाँ, 12 लाइन तक जा सकते। समझ में आया? अगला लिखिए, नियुक्ति समिति क्या है, इसका संगठन समझाइए। व्हाट इज अपॉइंटमेंट कमिटी, एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ इट। ठीक, 60 वर्ड, 60 शब्द। क्लियर हुआ? इतना लिख करके लाए, फिर हम कल थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे इस पर। समझ में आ रहा है? हाँ, थर्ड वैसे थोड़ी आएगा, बता दो जी। चलो ठीक, मतलब समझ में आ रहा है? रायपुर वाले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में ठीक से? अरे मुंडी तो हिलाओ, अरे मुंडी ऐसे हिलाते हैं। तुम लोग को समझ में आ रहा है सब? है क्या? इधर सुनो, इधर समझ में आ रहा है सब अच्छे से? टफ तो नहीं लग रहा है पेपर? नहीं ना? इसको बस लिखते चलना है बेटा, अपने शब्दों में लिख करके लाना कल। ठीक है? आज लिखे उसको, अभी मेरे पास कॉपी को छोड़ दिया है।